देखिए बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की अगर बात करें तो वो होती है सेल्स। सेल होगी तभी बिजनेस होगा। और सेल को हम अकाउंटिंग टर्म में कह सकते हैं रेवेन्यू। तो ये जो रेवेन्यू है इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो आइए स्टेप बाय स्टेप आज उसी को डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है रेवेन्यू रिकॉग्निशन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं। कहाँ कहाँ इससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो एप्लीकेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए या फिर अदर केसेस में ये कैसे एप्लीकेबल होता है। और कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपको दी जा सकती हैं जिसमें आपको बताना है कि उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में कैसे इसकी रिकॉर्डिंग होगी रेवेन्यू की। ये सारे पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करें। देखिए रेवेन्यू रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी इनकम है आपकी, जो सेल करने से बिजनेस जिस एक्टिविटी के लिए बना है उससे जो इनकम आ रही है उसे कहते हैं रेवेन्यू। रिकॉग्निशन उसको कब आप रिकॉर्ड करेंगे, ये प्रिंसिपल हमें बताता है जितने भी खर्चे या फिर जितनी भी इनकम उसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए जिस पीरियड से वो बिलोंग करते हैं, चाहे एक्चुअल में उनकी पेमेंट की गई हो या फिर अगर इनकम है तो रिसीव की गई हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जैसे जनवरी का रेंट था, आप फरवरी में पे कर रहे हैं, बट वो रेंट जनवरी में बिलोंग करता था तो इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग आप जनवरी में रिकॉर्ड करेंगे, इवन दो वो पे अभी नहीं हुआ। एक्रूड इनकम, जनवरी की सैलरी मान लीजिए फरवरी में मिल रही है, बट वो इनकम जो है, अगर कोई एम्प्लॉयड है तो जो इनकम जो है वो बेसिकली जनवरी की है तो उसकी रिकॉर्डिंग जनवरी में होगी ड्यू टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। कुछ एंट्रीज है जिसके इम्पैक्ट को हम अवॉइड करते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस। 6 महीने का रेंट अगर किसी ने एडवांस में दिया तो इस महीने का तो ठीक है, आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट जो अदर 5 मंथ्स का एक्सपेंस है वो एक तरह से आपने एडवांस पे किया है, वो इस पीरियड से बिलोंग नहीं करता, तो उसको आप एसेट कंसिडर करेंगे और धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली जैसे जैसे यूज करेंगे उससे रिलेटेड सर्विस उसको आप कंज्यूम करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस। अनअर्न्ड इनकम, कस्टमर से एडवांस ले लिया बट अभी उससे रिलेटेड गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं करे, तो एक तरह की लायबिलिटी है, ये अभी तक आपने अर्न नहीं किया, और जब अर्न नहीं किया तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन करता है कि एक्सपेंस और रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड होंगे जब वो उस पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये तो बात हो गई इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की। अब समझते हैं कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की। देखिए रेवेन्यू का मतलब क्या है। रेवेन्यू का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाइक बनाने वाली कंपनी है, बाइक बना के उसको बेचने से जो उसकी इनकम है वो उसके लिए रेवेन्यू है। बट अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट करती है या फॉर एग्जांपल कोई अदर एक्टिविटी करती है, उससे जो इनकम आ रही है वो उसका रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं होगा। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो 1 साल से ज्यादा चलता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डिंग बनाने का, ब्रिज बनाने का, स्कूल बनाने का, या फिर बिजनेस सेल करता है गुड्स की, सर्विस की, या फिर ट्रेडिंग करता है, या फिर कोई अदर इनकम है। जैसे अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम ही है, मेन इनकम ही उसकी होती है इंटरेस्ट से, या रॉयल्टी उसको मिलती है, डिविडेंड मिलते हैं, या फिर कोई इसी तरह की कोई इसकी एक्टिविटी है। कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे बिजनेस अपनी फिक्स एसेट को सेल करता है तो वो उसकी मेन एक्टिविटी नहीं है, इसलिए यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लाइबिलिटी को सेटलमेंट करने में प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए किसी को देने थे बिजनेस ने, बट वो 40,000 में उसकी सेटलमेंट हो गई तो 10,000 का फायदा हुआ, बट इसको आप एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बुक में दिख रही थी 40,000, बट जब उसको एक्चुअल में वैल्यू किया तो पता लगा कि अभी 50,000 की है, तो यहाँ में गेन हुआ, बट इसको रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। कोई करंट एसेट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको जब रिवैल्यू किया तो उसमें नोशनल गेन हुआ, तो उसकी वैल्यूएशन में जब राइज अप होता है उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लीज के लिए अलग से स्टैंडर्ड है तो उसकी रिकॉर्डिंग इस प्रिंसिपल में नहीं होगी। तो मेनली अगर हम ओवरव्यू में देखें तो बिजनेस जिस एक्टिविटी के लिए बना है उससे रिलेटेड जो भी सेल करता है उसको हम रेवेन्यू में रिकॉर्ड करते हैं, अदर एक्टिविटीज को रिकॉर्ड नहीं करते। ये तो बात हो गई इसकी एप्लीकेबिलिटी की। अब अगर पूछा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको सिंप्लीफाइड करें, उसको एक्सप्लेन करें। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस स्क्रीन में अगर हम देख रहे हैं, जैसे अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग बनने में लेट से 3 साल लगेंगे। कोई अगर सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उसमें 3 साल लगेंगे।
तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे जो काफी टाइम तक काम करेगा, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें बेसिकली 3 एलिमेंट हो सकते हैं। पहला फिक्स प्राइस, जैसे एक पर्सन जिसने बिल्डिंग बनवानी है वो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, एक बिल्डर के पास गया, और बिल्डर ने उसको बताया कि 40 लाख लगेंगे, तो एक फिक्स प्राइस है। अनदर इसमें होता है कॉस्ट प्लस, वो कहेगा मेरी जितनी भी कॉस्ट आएगी उसकी डिटेल मैं आपको सबमिट करूंगा, उसमें उसका 20% या 15% जो भी उसका मेन जो प्रॉफिट होगा वो एड अप करके आपको उसको पे करना है। या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कंसिडर कब कर सकते हैं एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट? कई बार क्या होता है, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ही सोसाइटी पूरी वो डेवलप कर रहा है, उसमें वो बिल्डिंग भी बनाएगा, उसमें वो पूल्स भी बनाएगा, उसमें वो पूरा जो भी अदर फैसिलिटीज हैं वो सभी कंसिडर करेगा, एक मिनी हॉस्पिटल ये सब क्रिएट करेगा। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट में जब बहुत सारी चीजें अलग अलग बन रही हैं, तो उसे कब आप कंसिडर करें कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है? सबसे पहले इसमें कंडीशन होती है कि सिंगल पैकेज नेगोशिएशन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के पास गए कि एक सोसाइटी बिल्ड करवानी है एक बिल्डर के पास, तो उसने बोला उसमें वो बिल्डिंग भी डेवलप करेगा, पूल भी डेवलप करेगा, जो भी अदर मेडिकल फैसिलिटी है वो भी डेवलप करेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देगा। तो अगर एक ही प्राइस नेगोशिएट हो रहा है पूरी सारी फैसिलिटीज के लिए, तब तो आप उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज अलग अलग फैसिलिटी के लिए अलग अलग प्राइस है, तो वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। या फिर जितनी भी वो फैसिलिटीज डिस्कस कर रहा है वो सभी एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको आप डील कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक्सेप्ट कर सकते हैं दूसरा रिजेक्ट कर सकते हैं। पार्शली एक्सेप्टेंस इसमें अलाउड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिल्डर को कहते हैं कि नहीं, आप अभी बिल्डिंग बना दीजिए, बाकी चीजें हम बनवा लेंगे बाद में, तो अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो अलग अलग है। दूसरा इसमें क्या एलिमेंट होता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाते वक्त आपने बिल्डर से बात करी कि आपने बिल्डिंग बनवानी है, बाद में आप उसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट्स ऐड करवाते हैं। जैसे बिल्डिंग के साथ साथ आप कह रहे हैं कि नहीं, पार्किंग का एरिया भी आप डेवलप करिए, एक स्विमिंग पूल का एरिया भी आप डेवलप करिए। तो उसके लिए जो एडिशनल एसेट्स उसमें इन्वेस्ट होती है, तो अगर उनमें कोई डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जो करंट में एम्प्लॉयड है, डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में या फंक्शन में, तब तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगी, अदरवाइज इसी कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट मानी जाएंगी। तो ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं, तब तो उन सारी चीजों को आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट में मान सकते हैं, अदरवाइज अलग अलग उसकी वर्किंग करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें रेवेन्यू कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, कि किस तरीके से आप उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले जितना अमाउंट फिक्स किया है उतना, प्लस इसमें होता है वैल्यूएशन, कुछ उसमें इंक्रीज होता है और आपने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया हुआ है, तो उस वैल्यूएशन का अमाउंट, प्लस क्लेम। कई बार क्या होता है कि पर्सन क्या कहता है, वो ये कहता है कि रॉ मटेरियल मैं अपना दूंगा, आप बस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करो। बट अगर रॉ मटेरियल देने में ही देरी हो रही है, तो उसकी वजह से जो उसको टाइम लग रहा है एक्स्ट्रा, उसका वो क्लेम ले सकता है। प्लस कोई इंसेंटिव, अगर अच्छा परफॉर्म किया है या फिर टाइमली कंप्लीट किया है, उससे ज्यादा जल्दी कंप्लीट किया है, तो उसके लिए जो इंसेंटिव्स है, कोई एस्केलेशन हो रही है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और ऑलरेडी कम्युनिकेट किया हुआ है, तो वो, या फिर कोई पेनल्टी है तो उसको रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, काम थोड़ा देर से कंप्लीट किया, उससे जो बिल्डिंग बनवा रहा था उसको थोड़ा लॉस हो रहा है, तो वो एज अ पेनल्टी कुछ अमाउंट चार्ज कर सकते। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, सबसे पहले तो डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे लेबर है, कोई आपका पावर फ्यूल लग रहा है, कोई आपका रॉ मटेरियल लग रहा है जो डायरेक्टली उसमें कंज्यूम हो रहा है, प्लस सारे इनडायरेक्ट खर्चे। कुछ जनरल हो सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मशीनरी है जो 3-4 कॉन्ट्रैक्ट में एक साथ लग रही है, तो वो जनरल है। या फिर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही कंज्यूम की जा रही है, और उसमें से जो भी इंसिडेंटल इनकम है वो आप रिड्यूस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, बट बिल्डिंग बनने में भी 3 साल लगेंगे, साइड में आपने छोटा सा कोई पार्किंग का एरिया बना दिया, उससे रेगुलर इनकम आपको आने लग गई, तो उस इनकम को आप रिड्यूस करेंगे। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? रिकॉर्डिंग इसमें करते हैं बेस्ड ऑन कंप्लीशन मेथड। जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा हर स्टेज वाइज आप उससे ऑलरेडी कम्युनिकेट किया होगा और उसके आपको पैसे मिलेंगे। तो इसमें कंप्लीशन मेथड पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना काम कंप्लीट हो गया है? तो पहले तो कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, या फिर सर्वे करके जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर है वो अप्रूव करेगा कितना परसेंट डन हो चुका है, जिसे हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। तो ये तो बात हो गई कॉन्ट्रैक्ट की। अब अगर पूछा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट के अलावा रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो कहाँ कहाँ इसमें किया जा सकता है, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में रिकॉर्डिंग की जाती है जब सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन हो,
देखिए इनकम है, इनकम को आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आपको 100% कंफर्म है कि वो इनकम आपको मिल जाएगी। खर्चे आप तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब आपको एस्टिमेट होगा कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट रेवेन्यू की बात करें, रिकॉर्डिंग इसकी तब होगी जब सर्टेनिटी होती है कि 100% ये आपको मिलेगी इनकम। गुड्स या सर्विस के केस में अगर कोई गुड्स है या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो आपने ट्रांसफर कर दिया, मतलब गुड्स जो है वो आपने बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, कोई उस पे इफेक्टिव कंट्रोल अब आपका नहीं है। जो सप्लायर है उसका कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। जैसे मोबाइल बेचना था, मोबाइल दे दिया, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिए, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, और अब जो मोबाइल बेच रहा है उस पर उसका कंट्रोल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि उस मोबाइल में बाद में कोई चेंज करवा सकता है, बाद में वापस मंगा सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। रेवेन्यू और कॉस्ट या फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन कि कितना परसेंट, अगर सर्विस की बात करें कि कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है, इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे मोबाइल बेच रहे हैं तो इतना पता लग जाता है इजीली कि कितने रुपए का मोबाइल बेचा है और कितने रुपए की कॉस्ट है, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। स्टेज ऑफ कंप्लीशन की सर्विस कितना परसेंट कंप्लीट कर दी गई है। अदर के केस में इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर महीने कितना इंटरेस्ट आप एक्रूड हो चुका है, मिलेगा तो 1 साल बाद, बट हर महीने कितना इंटरेस्ट ऑलरेडी आप कमा चुके हैं, तो टाइम बेसिस पे इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। रॉयल्टी के केस में एक्रूड बेसिस पे कि जब आप कमा चुके हैं उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, बेशक पे आपको क्वार्टरली हो रहा है, ईयरली हो रहा है। डिविडेंड के केस में जब डिक्लेयर हो जाता है, डिक्लेयर होने से क्या होता है, एक राइट टू रिसीव हो जाता है। जब आपके पास एक राइट हो जाता है कि हाँ अब आपको डिविडेंड मिलेगा, तब आप उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, पोस्टपोन कर देंगे अगर ये चीजें नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन नहीं है, रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं है, या फिर सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन पहले थी बाद में नहीं है। अगर पहले ही नहीं है तो पहले तो आप पोस्टपोन कर देंगे, रिकॉर्ड करेंगे नहीं एज अ रेवेन्यू। बट अगर पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, पहले सर्टेनिटी थी, अब नहीं है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग को रिवर्स नहीं करेंगे, आप उससे रिलेटेड सेम अमाउंट का एक प्रोविजन बना देंगे। तो ये बताता है हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अदर केसेस में हमें कैसे डील करना है। अब समझते हैं कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस, उसमें रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्निशन में इसको डील करना है। सबसे पहले बात करते हैं कंसाइनमेंट या इंटर सेल। देखिए कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसका दिल्ली में बिजनेस है, वो पंजाब में या हरियाणा में बिजनेस करना चाहती है, तो वहां उसने फॉर एग्जांपल अपना एक एजेंट असाइन कर दिया उसको, और उसको अपना सामान दे रहे हैं, तो वो सेल नहीं है जब तक वो अल्टीमेट कंज्यूमर कस्टमर को सेल नहीं होगा। इंटर सेल में क्या होता है, एक कंपनी है उसकी 3-4 ब्रांच है, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सेल कर रही है, तो वो सेल नहीं है जब तक अल्टीमेट कस्टमर को सेल नहीं होगा, तब तक आप उसे सेल नहीं कंसिडर करेंगे। अगर अप्रूवल बेसिस पे गुड्स दिए हैं, तो जब कस्टमर अप्रूव कर देगा, या फिर जो अप्रूवल का जो टाइम दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने का आपने कस्टमर को टाइम दिया था, जब तक वो टाइम कंप्लीट नहीं होगा या फिर या कस्टमर अप्रूव कर देता है, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है, जब डिलीवरी भी दे दी और कैश भी रिसीव हो गया, तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ रेवेन्यू। सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, ये कॉन्सेप्ट को हम एक सिचुएशन देखते हैं, जैसे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी प्राइस इंक्रीज कर रही है अगस्त से, और प्राइस इंक्रीज कर रही है नवंबर को, मतलब बैक डेट में इंक्रीज कर रही है प्राइस। तो अगर कस्टमर से ऑलरेडी कम्युनिकेट किया हुआ है कि हम कुछ टाइम बाद इसके प्राइस इंक्रीज करेंगे, तो सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन पॉसिबल है, तो उस केस में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर किसी कस्टमर को आपने अगस्त में सामान बेचा और आप नवंबर में उससे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेंगे, तो इसमें सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन नहीं है, तो आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अनदर इसमें देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड और इफेक्टिव कंट्रोल की सिचुएशन। जैसे सामान बेच दिया, पैसे मिल गए, बट अभी तक डिलीवरी नहीं दी। कस्टमर ने क्या करा, कस्टमर ने कहा अभी मेरे पास इतनी जगह नहीं है, आप 1 महीना अपने पास रखो, मैं आके ले जाऊंगा। पर उसने, आपने सामान भेज दिया, उसके सारे डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं ओनरशिप के थ्रू आपने ट्रांसफर कर दिए, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, कंट्रोल अब आपके पास नहीं है क्योंकि आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी और पैसे भी आपको मिल चुके हैं। तो सिर्फ डिलीवरी अभी तक नहीं किया है, उस वजह से ये नहीं कह सकते कि इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया सकता। तो आज की इस वीडियो में हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझा, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।